गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ये आपके बीए सेकेंड ईयर में MGSU यूनिवर्सिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति किस प्रकार की है, हम इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है, इंडियन फेडरल सिस्टम है, उसके अंदर फेडरल और यूनिटरी दोनों का समन्वय हमारे शासन व्यवस्था में पाया जाता है। तो हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन फेडरल सिस्टम में जो नेचर के बारे में बात की गई है कि हमारे यहाँ किस प्रकार का फेडरल सिस्टम पाया जाता है। इस चैप्टर में हम इनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर जो आप ये शब्द देख रहे हैं, संघीय शब्द जिसको आप देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल। तो इस फेडरल शब्द की भारतीय शासन व्यवस्था में कहाँ उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ये कई कंपटीशन एग्जाम में सवाल आ चुका है कि भारतीय शासन व्यवस्था में निम्नांकित में से फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर है कि भारत की शासन व्यवस्था में फेडरल शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो हम ये देखते हैं इस फेडरल शब्द की जगह हमारे यहाँ कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है और क्यों किया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संघ जो व्यवस्था है वो फेडरल है या यूनिटरी है। फेडरल है या यूनिटरी है, क्योंकि हम जैसे जैसे अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था में कुछ शब्द या कुछ विशेषताएं जो हैं वो फेडरल की हैं, कुछ विशेषताएं जो हैं वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की हैं। तो इस आधार पर प्रसिद्ध विद्वान केसी वेवियर ने कहा है कि भारत का जो संघ व्यवस्था है वो क्योजी फेडरलिज्म है, अर्ध संघवाद है। भारत के अंदर अर्ध संघवाद की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन आगे चलकर हम इसको देखेंगे कि अर्ध संघवाद, भारत को अर्ध संघवाद क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। इसके आंसर में आपको कुछ पॉइंट्स संघवाद यानी संघात्मक के लिखने पड़ेंगे, कुछ आपको एकात्मक के लिखने पड़ेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जो फेडरल सिस्टम है वो कोजी फेडरलिज्म है, अर्थात अर्ध संघवाद है। कुछ चीज़ें इसमें संघात्मक भी हैं, कुछ एकात्मक की। हम यहाँ देखते हैं भारतीय संघ व्यवस्था की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। ये जो आप शब्द देख रहे हैं राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत का जो सिस्टम है, यहाँ का फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि भारत के अंदर इस संघ का मतलब हुआ फेडरल। फेडरल इसका जो मीनिंग हुआ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं संघवाद या संघात्मक। संघात्मक या संघवाद, इसको हम फेडरल शब्द का जो हिंदी रूपांतरण करेंगे वो यह होगा। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर इस संघ शब्द की जगह, अर्थात भारत में राज्यों का संघ है अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इस शब्द को आप अच्छी तरह याद रखें, यूनियन। तो भारत के अंदर, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि भारत के संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी जगह भारत के अंदर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं संघ जो शब्द है भारत की शासन व्यवस्था में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, इसकी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग भारत की शासन व्यवस्था में किया गया है। यूनियन शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ फेडरल शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 1 है, अर्थात अनुच्छेद 1 जो है वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अर्थात राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 ये कहता है इंडिया जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा।
इंडिया जो भारत है वो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, अर्थात हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। फेडरल शब्द की जगह भारतीय शासन व्यवस्था में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब तक हमने पढ़ने की कोशिश ये करी कि भारत का जो फेडरल सिस्टम का नेचर है उसमें पहली बात यह है कि भारत में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय शब्द का, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस फेडरल शब्द की जगह भारत के अंदर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत का इसको प्रूव करने के लिए आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है वो हमारे यहाँ राज्यों का संघ होगा। संघों का संघ नहीं है, राज्यों का संघ है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संघों का संघ है, क्योंकि वहाँ जब अमेरिका बना था तो 13 राज्यों से मिलकर के 13 राज्यों से मिलकर के क्या बना था, वहाँ फेडरल सिस्टम बना था। क्योंकि आज 13 की जगह वहाँ हो गए 50 राज्य। ये तो इसलिए वो अमेरिका जो संविधान है वो संघों का संघ है और भारत राज्यों का संघ है। तो हम इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था को समझने के लिए पहली बात तो ये हुई कि ये यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया फेडरल शब्द की जगह। पहली बात आप ये याद रखें। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन आएगा आपके वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अर्थात वो एक समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका के अंदर है। हमारे यहाँ क्या है कि भारत पहले भी था और भारत आज भी है। तो किसी भी राज्य को जो भारत के स्टेट्स हैं, यूनिट हैं, इकाइयाँ हैं, जो भारत की इकाइयाँ हैं जिनको हम स्टेट्स कहते हैं, आज चूँकि 28 है, ये 28 और 9 यूटीज जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, 9 आज की तारीख में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इन 28 और 9 को भारत ये संघ से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। कोई राज्य अगर चाहे कि मैं भारत की संप्रभुता से या भारतीय संघ से अलग होना चाहता हूँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन के आधार पर भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत समझौते का परिणाम, भारतीय संघ जो है वो समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका के अंदर है। आगे हम देखते हैं वर्तमान में भारतीय जो शासन व्यवस्था है, भारतीय फेडरल सिस्टम है, उसमें वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये 28 राज्य हैं। अंतिम जो राज्य बना था वो बना था तेलंगाना 2 जून 2014 मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ये बना था। पहला जो टर्म था इनका मोदी जी का, उस कार्यकाल में 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया और उसका नंबर हो गया था 29। लेकिन अभी हाल ही के अंदर 5 जून 2019 को जम्मू कश्मीर को जो एक विशेष दर्जा दिया गया था राज्य का। 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे उसको उठा करके, यानी आर्टिकल 370 को उठा करके उसको भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को यूटी बना दिया गया, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहले 7 थे प्लस 2 = हो गए 9 तो हमारे आज हैं यूटीज। और इधर 29 स्टेट से जिनमें से जम्मू कश्मीर निकल गया -1, अब 1 कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। तो आज की तारीख में हमारे यहाँ 28 स्टेट्स जिनको हम संघ की इकाइयाँ कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं, राज्य कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और साथ साथ 9 यूटीज हैं। तो इस अब तक हमने पढ़ने की कोशिश करी कि भारतीय शासन व्यवस्था में फेडरल शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है वो समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों का संघ है, न कि संघों का संघ है, जैसा कि अमेरिका में है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब तक कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय व्यवस्था के अंदर फेडरल शब्द की जगह, अर्थात संघीय शब्द की जगह, संघीय शब्द की जगह भारत के अंदर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया।
क्योंकि भारतीय जो फेडरल सिस्टम है, भारतीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो समझौते का परिणाम नहीं है। अब हम ये देखते हैं किसी भी शासन व्यवस्था को समझने के लिए कि किस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत की शासन व्यवस्था को समझने के लिए सरकारों के वर्गीकरण होते हैं, एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था। तो इनके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब चूँकि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था, हम जो चैप्टर का नाम है वही है, शासक हम ये कोशिश करते हैं कि एकात्मक भी भारत के अंदर कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था को समझने से पहले ये देखना पड़ेगा कि फेडरल सिस्टम बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को समझने के लिए भारत के साथ साथ अमेरिका में भी बाकी अन्य देशों के अंदर फेडरल सिस्टम पाया जाता है। तो हमें देखना होगा कि फेडरल सिस्टम के ऐसे कौन कौन से विशेषताएं हैं या प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस शासन व्यवस्था में, फला शासन व्यवस्था में फेडरल सिस्टम पाया जाता है। तो इसकी 3-4 प्रमुख विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में पहली विशेषता हम हमारे सामने रखते हैं शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, आपने 2 शब्द सुने होंगे, उसको भी आप यहीं क्लियर कर लें। शक्तियों का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स। और एक शब्द साथ साथ आपने सुना होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये दोनों टर्म अपने आप में अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण। हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ बिंदु होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। अर्थात एक लिखित संविधान होता है और उस लिखित संविधान के अंदर, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 तरह की सरकारें होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में हमें 2 प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है। उसको हम कहते हैं एक केंद्र सरकार और दूसरी तरफ राज्य सरकार। अर्थात ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें हमें 2 तरह की सरकारें नज़र आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी 2 प्रकार की 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जिस शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। और इन सरकारों में शक्तियों का विभाजन, इन सरकारों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। संविधान के द्वारा इनके अंदर शक्तियों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, शक्तियों को बांटा जाता है कि आप एक्स कार्य करेंगे, आप वाई कार्य करेंगे। और ये एक्स कार्य और वाई कार्य जो बताया गया है वो संविधान के द्वारा लिखित बताया गया है कि आप इस विषय पर कानून बना सकते हैं और आप इस विषय पर कानून बना सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो शेड्यूल 7 है, 7वीं अनुसूची के अंदर सूचियों के बारे में बताया गया, विषयों का बंटवारा किया गया। उसके अंदर संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और इन सूचियों के अलावा एक सूची है, उसका नाम है अवशिष्ट सूची, जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अब यहाँ मान लो रक्षा का मामला है, यहाँ पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विषय होगा वो रक्षा है। तो रक्षा पे अगर कोई कानून बनाना होगा, रक्षा से संबंधित कोई पावर्स अगर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होगी। तो मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संघात्मक शासन व्यवस्था की हमें कैसे पता चले कि किस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। उसको समझने के लिए पहली बात मैंने आपको बताई कि वहाँ 2 तरह की सरकारें होनी चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर संविधान के द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स दोनों अलग अलग टर्म हैं। ये संघात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में है,
इसका प्रयोग हम संघात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में करेंगे कि शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा इन सरकारों के मध्य जो करने की प्रक्रिया है उसको कहेंगे शक्तियों का विभाजन। और ये संघात्मक शासन व्यवस्था में ही पाया जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसा कि एकात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है यूके, क्योंकि वहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इस प्रकार से वहाँ ऐसा संभव नहीं है। जबकि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था, इसमें शक्तियों का पृथक्करण है और यहाँ शक्ति से संबंधित हैं सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके अधिकार क्षेत्र अलग होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करे, इंटरफेरेंस नहीं करे। इसको कहेंगे हम शक्तियों का पृथक्करण, जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये शक्तियों का पृथक्करण दिया गया था। लेकिन आज संसार में किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर टोटली सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं पाया जाता है। इसकी जगह इनको सही ढंग से व्यवहारिक रूप देने के लिए चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत जो कि अमेरिका में अपनाया गया है, इसको फॉलो किया जाता है। इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को धरातल पर या व्यवहारिक रूप देने के लिए चेक एंड बैलेंस का प्रयोग किया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स का संदर्भ है शक्तियों का, जब विषयों के बंटवारे से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य है, संविधान को लेकर संविधान करेगा, कोई एक स्पेशल व्यक्ति नहीं कर सकता। जबकि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है, अर्थात सरकार के अंगों से संबंधित है। सरकार के 3 अंग होते हैं। यहाँ शक्ति का मतलब हुआ सरकार के अंगों में पृथक्करण, अर्थात सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो कि मॉन्टेस्क्यू ने बताया है, उस सिद्धांत के अनुसार ये तीनों पृथक होने चाहिए, एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा विषय यह है संघात्मक शासन व्यवस्था। पहला बिंदु इसमें यह हुआ कि शक्तियों का बंटवारा किसके अनुसार होगा? संविधान के अनुसार। और संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरी बात हमने बताई आपको कि 2 तरह की सरकारें होती हैं इसमें दो तरह की सरकारें हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। एक होगी आपकी केंद्र सरकार और दूसरी होगी आपकी राज्य सरकार। तो पहली बात, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, संविधान के अनुसार वो विभाजन होगा, वो लिखित होगा। दूसरी बात है 2 तरह की सरकारें होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ जो आती है वो संविधान लिखित होना चाहिए। संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। और वो संविधान की जो होगा वहाँ संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। अर्थात एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, वहाँ संसद की सर्वोच्चता है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ जिस देश में होता है फेडरल सिस्टम, वहाँ संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान सबसे ऊपर होता है। अर्थात संविधान के नियम, सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उसके अनुसार कार्य होता है, न कि संसद जैसा चाहती है। संसद कानून बना सकती है लेकिन वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल सिस्टम में। तो पहली बात, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, वो भी संविधान के द्वारा। और 2 तरह की सरकारें होनी चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तीसरी बात हमने बात करी कि उस शासन व्यवस्था में संविधान लिखा हुआ होना चाहिए। और अगली बात जो है वो संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, अर्थात उस देश के अंदर या उस शासन व्यवस्था के अंदर संविधान की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अगली बात हम करते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो आपने ये देखा कि ये मोटे मोटे जो 3-4 बिंदु हैं जिस शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलेंगे। शक्तियों का विभाजन, 2 तरह की सरकारें अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार, संविधान लिखा हुआ होना चाहिए और संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। अगली बात है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। जिस शासन व्यवस्था में ये उपयुक्त ये जो विशेषताएं नज़र आती हैं उस शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं।
अब हमें देखना पड़ेगा संघात्मक शासन व्यवस्था ये अपने आप में कंसेप्ट है, एक अवधारणा है। अब हमें देखना होगा कि क्या ये विशेषताएं भारतीय फेडरल सिस्टम में हैं। अगर भारतीय फेडरल सिस्टम में ये विशेषताएं हमें नज़र आती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल है। तो हमें देखना होगा कि भारतीय शासन व्यवस्था में हमें कहाँ कहाँ फेडरल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फेडरल जो विशेषताएं हैं वो नज़र आती हैं। अगर भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में ये विशेषताएं नज़र आती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक फेडरल स्टेट है। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।